एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। एक्सक्लूसिव एनालिसिस में आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर और उसमें हम आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से वो सेक्टर काम करता है। साथ ही साथ एक डिटेल वीडियो होगी केपीआर मिल्स पे। आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, एक इंटीग्रेटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर केपीआर मिल्स, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ढंग से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। एक वीडियो सेपरेटली आएगा जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझेंगे, बट आज हम बात करेंगे मेनली केपीआर मिल्स पे। और फिर हम जाएंगे, मतलब इसको बोलते हैं बॉटम्स अप एनालिसिस, जिसमें हम पहले कंपनी समझते हैं, उसके बाद हमारा इंडस्ट्री को समझते हैं। तो आज हम करने वाले हैं केपीआर मिल्स का बॉटम अप एनालिसिस, जिसमें पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा इंडस्ट्री के कुछ वर्डिंग्स के बारे में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। साथ ही साथ हम फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे केपीआर मिल्स के बारे में। तो वीडियो को थोड़ा लंबा होगा, आराम से आपके पास जब टाइम हो तब देखें, बट पूरा देखें ताकि आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिले कि क्या है पूरी इंडस्ट्री और किस तरीके से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो केपीआर मिल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टेक्सटाइल में क्या होता है कि कौन कौन से, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रॉ मटेरियल की, तो फाइबर जो होता है, जो कॉटन, सिल्क, मैन मेड फाइबर जैसे पॉलिस्टर, नाइलॉन जो हम बनाते हैं, जो मैन ने बनाया, आदमी ने बनाया है, तो इस तरीके की चीज़ें होती है जो रॉ मटेरियल का काम करती है। फिर उससे बनता है यार्न। यार्न की जो प्रोसेस बनती है, मतलब कि जो हमारे कॉटन होता है उससे जब यार्न बनता है, मतलब धागा बनता है, उसकी जो प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग, और उसके लिए जो मशीन यूज में ली जाती है उसको बोलते हैं स्पिंडल्स। इसमें क्या होता है कि बहुत पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मशीन है तो इसमें पैसा है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके बाद जो यार्न से जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं फैब्रिक, जिसमें दो तरीके की चीज़ें होती है, वुवन फैब्रिक और नीटेड फैब्रिक। वुवन फैब्रिक और नीटेड फैब्रिक। वुवन फैब्रिक में क्या होता है, वुवन फैब्रिक में आता है शर्ट, ट्राउजर, होम टेक्सटाइल, मतलब कि अपने पर्दे वर्दे जैसी चीज़ें आती है। वहीं नीटेड फैब्रिक में होता है टी शर्ट, ट्रैक पैंट और इस तरीके इनर वियर वाली जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं नीटेड फैब्रिक। तो ये होते हैं वीविंग और नीटिंग की जो प्रोसेस होती है, उसके बाद ये यार्न से फैब्रिक बनता है। और इसकी जो मशीन्स होती है उसको लूम्स बोलते हैं। वीविंग में थोड़ी सी हाई कैपिटल इंटेंसिटी चाहिए, वहीं नीटिंग में थोड़ी सी लो कैपिटल इंटेंसिटी चाहिए। इसके बाद बनता है प्रोसेस्ड फैब्रिक। प्रोसेस फैब्रिक जिसमें डाइंग, ब्लीचिंग हो जाती है चीज़ों की। उसके बाद एंड प्रोडक्ट, और उसके बाद ब्रांडिंग, रिटेलिंग, जिसमें जैसे जो प्रोडक्ट बनाया जो हमने उसको, उसकी ब्रांडिंग कोई और भी करता है। इसके बाद कोई कोई होता है जो कपड़े बना देता है, उसके बाद ब्रांडिंग, जैसे लिवाइस की ब्रांडिंग हो जाती है, जैसे आदित्य बिरला कपड़े बनाता है, उसके बाद उसकी जो ब्रांडिंग होती है वो लिवाइस की हो जाती है। तो उसके इस तरीके का भी काम होता है। तो ये टोटल सेगमेंट्स हो गए इंडस्ट्री के, और क्या क्या वर्ड्स इसमें यूज होते हैं जो आपको समझ में आ गए। अब हम चलते हैं केपीआर मिल्स के बारे में, क्योंकि केपीआर मिल्स एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है जिसके पास पूरी वैल्यू चेन है, जिसमें हम बात करेंगे यार्न, फैब्रिक, गारमेंट, शुगर, और यहाँ तक कि ब्रांडिंग भी अब खुद के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर लॉन्च कर दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी का और दो तीन चीज़ों में इन्वॉल्व है, क्योंकि इनके जो यहाँ पर जो है पावर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और पावर आजकल आपको पता होगा शुगर से बनने लगे हैं, तो शुगर का जो मोलेसिस निकलता है उससे पावर का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा इथेनॉल और मोलेसिस भी निकलता है, तो वहाँ से भी इनका रेवेन्यू यहाँ पर ग्रो होता हुआ नजर आएगा, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स का भी थोड़ा मोटा काम है, बट मेजर जो फोकस है जहाँ से रेवेन्यू निकल के आता है वो यहाँ पे है टेक्सटाइल सेक्टर से। टेक्सटाइल में इनके पास यार्न, फैब्रिक और नीटेड गारमेंट्स यहाँ तक शामिल है। इसमें 33% अगर हम बात करें तो यार्न से पैसा निकल के आता है, और 47% जो है वो फैब्रिक से यहाँ पर निकल के आता है, जो कैप्टिव कंजम्पशन होता है। तो अगर 100 रुपये का यार्न बनाया इन्होंने, तो 33 रुपये का जो यार्न है वो इनका आगे वापस जो इनका जो फैब्रिक बनता है उसमें यूज हो जाता है। वहीं 47 जो फैब्रिक है वो यहाँ पर कैप्टिव कंजम्पशन में काम आता है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो यार्न और फैब्रिक, मतलब तो ये जो पूरा टेक्सटाइल सेगमेंट है उसका जो प्रीमियम, मतलब जो उसका जो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर है उसमें अगर हम बात करें 42% रेवेन्यू वहाँ से आता है। फिर गारमेंट से 42%, और शुगर से 12% और 4%। रिसेंट एक कॉल में इन्होंने बताया कि आप यहाँ पे यार्न और फैब्रिक में और घुसना चाहते हैं, तो इन्होंने मना किया है साफ साफ। उन्होंने बोला है कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, मतलब कि गारमेंट्स और जो नेक्स्ट वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मतलब यार्न और फैब्रिक के बाद बनते हैं, उसमें हम ज़्यादा एंट्री लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मार्जिन ज़्यादा होते हैं। जब भी आप कोई ब्रांडिंग या ऐसी कोई चीज़ बेचते हो जिसमें आपका नाम इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ लोग वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा देने को तैयार हो जाते हैं। अगर हम पेज इंडस्ट्री के पूरे बिजनेस को अगर समझें, तो वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा होने की जो बड़ी बात यही है, क्योंकि उनके पास ब्रांडिंग है, उनके पास जोकी का जो ब्रांडिंग है, वो ब्रांड नेम के कारण वो यहाँ पर उनकी जो अर्निंग्स है, उनके जो मार्जिन है वो ज़्यादा होते हैं। और वही ये चीज़ अब इनको आगे बढ़ाने वाले केपीआर मीन्स यहाँ पे आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा।
तो जो ब्रांडिंग वाली जो चीज़ें होती है उसमें मार्जिन्स यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जियोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो 65% डोमेस्टिक सेल से आता है, 35% इंटरनेशनल सेल से आता है और 60 कंट्रीज़ में यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। क्योंकि इंडिया का जो टेक्सटाइल मार्केट है, अगर हम बात करें तो ओवरऑल मार्केट जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर अगर हम 100 रुपये का माल देखें तो 4 या से 5 रुपये का जो माल है वो इंडियन माल होता है और 34% जो माल होता है वो चाइना का माल होता है। तो चाइना यहाँ पर एक बहुत बड़ा लीडर है अगर हम बात करते हैं इन द टेक्सटाइल सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड। बट जहाँ जो 34% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट को कवर करता है। बट एक जो चीज़ यहाँ पर जो है KPR मीन्स या पूरी हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करती हुई नजर आएगी, वो है एक जिनजियांग करके जगह है चाइना में। वो यहाँ पर जो 34% का 80% वो है वो प्रोडक्शन वहाँ पर होता था। बट जो जिनजियांग करके जो जगह है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट वो जो चाइना में जो 80% वहाँ पर प्रोडक्शन होता है और उस जगह पे क्या होता है, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होने के कारण USA जो सबसे बड़ा यहाँ पर इम्पोर्टर है और साथ ही साथ UK, EU या आप बोल सकते हैं EU, यूरोपियन यूनियन की जो भी कंट्रीज हैं, उन्होंने यहाँ पर वहाँ का जो प्रोडक्शन उठाने से मना कर दिया, वहाँ पर बाइंग करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट होता है। और वहाँ से 34% मतलब कि करीबन आप देख सकते हैं कि 30% का जो मार्केट शेयर है जो यहाँ पर अब ओपन है। मतलब UK और US की डिमांड तो है बट अब यहाँ पर वो चाइना से फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो अब वो जाएंगे किसके पास? तो उसके जो अल्टरनेट्स हैं वो है बांग्लादेश, वियतनाम और इंडिया। तो ये यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर दबाव पड़ेगा और यहाँ पर इसके कारण ही आप देखेंगे तो टेक्सटाइल सेगमेंट में बूम भी आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यार्न के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यार्न के साथ साथ आपके जो क्लोथ्स के प्राइसेस हैं, गारमेंट्स के प्राइसेस हैं, वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ये जो मार्केट है वहाँ पर डिमांड काफ़ी हाई होने के कारण US और UK की जो डिमांड है उसके कारण यहाँ पर बहुत सारी जो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर टेक्सटाइल सेगमेंट में होते हुए नजर आए। और इसके चलते जो भी है जो यार्न सेगमेंट में है या फिर हमारे गारमेंट सेगमेंट में है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है और आता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है वो है PLI स्कीम। जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो काफ़ी सपोर्टिव है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वहाँ पर भी हमारी जो नंबरिंग है वो काफ़ी ऊपर आती जा रही है और PLI स्कीम से यहाँ पर आने वाले टाइम में और बेनिफिट होगा। जितना प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो लोग यहाँ पर अपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। KPR मिल्स में भी यहाँ पर एक्सपेंशन की बात चल रही है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए KPR मिल्स का यहाँ पर आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ जो मेरे को यहाँ पर चीज़ समझने को देखने को मिलती है, जब आपके पास पूरी वैल्यू चेन होती है, जैसे अगर हम टाटा पावर की बात करें, रिसेंट वीडियो में मैंने बताया था, जिनके पास भी पूरी वैल्यू चेन, कंप्लीट वैल्यू चेन होती है, जिसके पास रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक खुद ही बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक आपके पास यूनिक एडवांटेज होता है। आपके लिए रॉ मटेरियल और जो चीज़ें दूसरी चीज़ें होती है वो अगर बीच में ऊपर नीचे भी हो जाती है, मान लो कि कोई है जो केवल गारमेंट बनाता है, अगर यार्न के प्राइस बढ़ गए तो उसकी जो इनपुट प्राइस है वही बढ़ जाएगी और उसको एक्सपोर्ट मतलब जो वो बेच रहा है वो प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी। अल्टीमेटली क्या होगा, मार्जिन सेम रहते हैं और जब आपके पास पूरी वैल्यू चेन होती है तो आप मार्जिन को मेंटेन कर पाते हो एक अच्छे लेवल पे और उसी के कारण यहाँ पर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो एज कम्पेयर टू अदर जो आपके लीडर होते हैं उसमें वहाँ से आपकी इंप्रूव होती हुई नजर आती है, जो आपने देखा है। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस की बात करें, इसके अलावा यहाँ पर कंपनी के कई 60 लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड गारमेंट के साथ यहाँ पर टाई अप है। 1200 से ज़्यादा रेगुलर डोमेस्टिक क्लाइंट है, टॉप 10 एक्सपोर्ट कंट्रीज़ है। अगर हम बात करें, कोई भी एक ऐसा कस्टमर नहीं है जिससे 10% से ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा रिटेल सेगमेंट में कंपनी ने एंट्री ली है। फासो करके कंपनी ने इनरवियर का ब्रांड निकाला है, जो अगर आप नॉर्थ में हो तो आपको इतना पता नहीं होगा, बट साउथ में काफ़ी ब्रांडिंग की है और उसके चलते बॉक्सर शॉर्ट्स, वेस्ट, जिम वेस्ट, मसल, एथलेजोर के पूरे सारे आइटम्स निकाले हैं, जो कि 100% मैन्युफैक्चरिंग है और ब्रांड्स प्रोडक्ट इन हाउस ही यहाँ पर डेवलप किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो 12 से ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कंपनी के पास ऑलरेडी। इसके अलावा कंपनी की 10 जो पूरी सिचुएशन है मैन्युफैक्चरिंग की, वो कैपेबिलिटी तमिलनाडु में है, एक कर्नाटक में और एक इथोपिया में है। इथोपिया वाला जो प्लांट है उसकी अगर हम रिसेंट कॉल की बात करें तो वहाँ पर इथोपिया वाले प्लांट में वहाँ पे वार की सिचुएशन होने के कारण उसको बंद कर दिया गया है और उसमें कोई नुकसान नहीं है। व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम द कॉल इज़ कि वहाँ पर जितना पैसा लगाया गया था उतना अगर वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं उस मशीनरी को तो वहाँ से उतना पैसा मिल जाएगा, तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ अभी कोई नुकसान की बात है नहीं। और रिसेंटली कंपनी का चल रहा है तो वहाँ पर डिस्कशन अगर वो मिल के आ जाता है तो यहाँ पर कोई भी नुकसान यहाँ पर कंपनी को नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंबाइंड कैपेसिटी डिटेल्स की बात करें, कंपनी के पास कितनी कैपेसिटी है, तो 105 से ज़्यादा 105 मिलियन नीटेड गारमेंट्स कंपनी बनाती है
जो कि जिसमें इनर वियर और वो जो मैंने टी शर्ट बताया था ना वो शामिल है। इसके अलावा 10 मिलियन पर ईयर, तो टोटल 115 मिलियन बनाती थी, बट इथोपिया वाला बंद हो जाएगा तो 105 मिलियन नीटेड गारमेंट्स कंपनी बनाती है। इसके अलावा अगर एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो एक्सपेंशन प्लान में मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो 12% रेवेन्यू आता है शुगर इंडस्ट्री, वो जो पावर वो वाला है उस वाले सेगमेंट से आता है, इथेनॉल से। तो अब वहाँ पर भी यार इनकी जो कैपेसिटी वो कंपनी डबल करने वाली है, तो 10,000 से 20,000 टन ऑफ केन पर डे को यहाँ पे क्रशिंग होगी, और उसके चलते यहाँ पर जो है वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। 12% है उससे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो एथेनॉल में है वहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्राइस बढ़ा दी है, तो वहाँ पर मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, और उसके चलते कंपनी को यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कंपनी का जो कैप्टिव कंजम्पशन होता है तो वहाँ से भी चीज़ें इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। जो कंपनी का जो पावर इंडस्ट्री है वहाँ पर अगर हम देखें तो 47.5 मेगावाट का था, और उसमें 90 मेगावाट हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा लगभग, और 62 मेगावाट यहाँ पर विंड एनर्जी से मिलेगा। इसके अलावा अगर हम एथेनॉल की बात करें तो 130 के एल पी 230 के एल पी डी कंपनी की पहले कंपनी के पास था, जो अब बढ़ के 360 के एल पी डी हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर कंपनी की इंप्रूवमेंट की बात करें तो कंपनी काफ़ी आने वाले टाइम में इंप्रूव करने वाली है, और यहाँ पर ग्रोथ आपको सामने सामने देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कंपनी का जो गारमेंट यूनिट है वहाँ पर भी 42 मिलियन गारमेंट का यहाँ पर और एक सब्सिडी के थ्रू कंपनी यहाँ पर है जो कैपेसिटी को इन्हेंस करने वाली। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम कॉटन प्राइसेस की बात करें, जो मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल, तो इनका बेसिक रॉ मटेरियल कॉटन है, और कॉटन की जो प्राइसेस हैं वो 49,000 से बढ़ के 1,56,000 हो चुकी है। और केपीआर मिल्स इज एट ए यूनिक एडवांटेज। वो क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब प्राइसेस बढ़ने लगी उससे पहले ही इन्होंने बहुत सारा स्टॉक लेके रखा था, और अक्टूबर तक ये वेट कर रहे थे कि अक्टूबर में क्या होगी, नई फसल आ जाएगी, जो पुरानी फसल है वो यहाँ पर लोग लेकर आएंगे और उसको ये अब बाय करेंगे। तो जब भी क्या होता है ना कि डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो प्राइसेस बढ़ने लग जाती है, जैसा अभी हुआ है कॉटन प्राइसेस में। बट अब क्या होगा, जब सप्लाई ज़्यादा होगी, क्योंकि हर किसान बेचना चाहेगा, तो अब सप्लाई ज़्यादा होगी तो वापस प्राइस में एक बार करेक्शन आएगा, और उसके चलते अब ये वापस से स्टोर कर लेंगे। तो स्टोर करते ही वापस से इनकी जो डिमांड है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी, और साथ ही साथ इनका मानना है कि अब कॉटन प्राइस में थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी, और इसके चलते यहाँ पर आने वाले टाइम में इनकी जो है इनपुट प्राइसेस और इनके जो मार्जिन है वो मेंटेन हो पाएंगे। इनका मानना है कि 20 से 25% का मार्जिन अभी भी मेंटेनेबल है और मेंटेन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। अब आ जाते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स पे, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं। एक जो कंपनी के मैनेजमेंट का जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में KR जो रामास्वामी है, उन्होंने चेयरमैन ने बताया कि कंपनी के 7 PLI स्कीम के तहत यूनियन बजट में जो अप्रूव भी हो चुकी है, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क आने वाले हैं इन 3 ईयर्स, और जो 2 मेगा पार्क होंगे वो तमिलनाडु में होंगे, और कंपनी की 10 फैसिलिटी वो तमिलनाडु में इस्टेब्लिश है। तो यहाँ पर कई लार्ज इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं, कई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है, और ये ग्लोबल कंपटीशन के लिए यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल मार्केट तैयार होने वाला है। तो यहाँ से भी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ मैनेजमेंट का एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, वो इनके पूरे इसमें अगर आपको चाहिए तो एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि इन्वेंट्री ड्राइड अप होती जा रही है, जो कॉटन की जो इन्वेंट्री वो ड्राइड अप होती जा रही है, और उसके कारण जो प्राइसेस है वो काफ़ी हाई होते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो डिमांड है यार्न और फैब्रिक की वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, और उसके चलते पूरा सेगमेंट ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं कि केवल KPR मिल्स ग्रो कर रही, वो कंपनी बोलती है पूरा सेगमेंट ही ग्रो कर रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है ओवरऑल टेक्सटाइल मार्केट के लिए। और साथ ही साथ आपको ये समझना होगा कि कंपनी जो डिमांड है वो यहाँ पर जो है ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरी कंट्रीज़ की, तो वहाँ से डिमांड इतनी फुलफिल होती हुई नज़र नहीं आएगी जितनी इंडिया से, क्योंकि इंडिया के पास कैपेसिटी टू एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 3 साल का अगर हम डेटा देखें तो कोई भी कंपनी ने इतना बड़ा एक्सपेंशन प्लान नहीं रखा है जितना इस साल में यहाँ पे प्लान किया है, क्योंकि PLI स्कीम आने से काफ़ी बेनिफिट होगा, और साथ ही साथ डिमांड भी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो चाइना का जो फैक्टर है वो यहाँ पे डिमांड को ड्राइव करेगा, और आपको उसके लिए देखो एक दिन में चीज़ें चेंज नहीं होगी, उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, और आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह से सोचना पड़ेगा, तब आपको चीज़ समझ में आएगी कि हाँ यार यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। कंपनी के ब्रांड फासो जो कंपनी ने लॉन्च किया है वो इनरवियर एथलीजोर की आप देख सकते हैं 42 स्टाइल्स में यहाँ पर लॉन्च किया है। 100% कॉटन ब्रांड कंपनी का प्रोडक्ट है जो ये इनरवियर में यहाँ पर लॉन्च किया गया है। एक और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर निकल के आती है वो है कि इंडिया कॉटन का एक सबसे बड़ा यहाँ पे प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके लिए रॉ मटेरियल इज़ नॉट अ कंसर्न राइट नाउ, क्योंकि इंडिया के पास यहाँ पे होता है कॉटन सरप्लस में होता है, तो आप चाइना को बेचते थे, बट अभी क्या होगा इंडिया में ही कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल प्राइसिंग में भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है जो सेंटर ने यहाँ पर इंडियन फार्मर्स पे स्विच कर दी है। तो
इंडियन फार्मर्स हैव स्विच्ड ओवर टू कॉटन क्रॉप, क्योंकि वहाँ पे प्राइसिंग भी ज़्यादा मिलती है, तो अब वहाँ से भी उनको फ़ायदा भी, फार्मर के लिए भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा है, और साथ साथ इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो रहा है। साथ ही साथ कम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी 10% ड्यूटी यहाँ पर इम्पोर्ट की है कॉटन को, अगर आप इम्पोर्ट करते हो तो यहाँ से भी जो ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर अगर हम डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है। इसके अलावा कंपनी जो इंडिया है वो कॉटन बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की, ये जो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट की, अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ पे कॉटन सरप्लस में रहता है हमारे पास। तो टोटल डिमांड के बाद भी हमारे पास यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपोर्ट होने के बाद भी हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बचता है। तो यहाँ से ये हमारा समझ में आता है कि ओवरऑल इंडिया के पास यहाँ पे यार्न जो कॉटन है वो सरप्लस में है, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बट जिस तरीके से अब जो यहाँ पर इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर अब जो और खपत और बढ़ने वाली है, तो यहाँ पर प्राइसिंग अच्छी मिलेगी, तो फार्मर्स और उगाएंगे, और इसके चलते जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो यहाँ पर इंडिया की इंटरनेशनल लेवल्स पर आती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गारमेंट इंडस्ट्री हो गई या निटेड इंडस्ट्री हो गई, वो यहाँ पे ग्रोथ ही नजर आएगी। ग्लोबल अपैरल इंडस्ट्री 2020 में बात करें तो 22% श्रंक हो गई थी, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे तो कपड़े खरीदेंगे नहीं। बट अब यहाँ पर है वो भी मैनेजमेंट ने बताया कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आया। और केपीआर मिल्स एक ऐसा प्लेयर है जो यार्न में भी है, गारमेंट्स में भी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। अब आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पे, क्योंकि इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। बाकी एक नई फैक्ट्री है जो तीरपुर में कंपनी गारमेंट की और नई डालने वाली है, तो मार्केट डिमांड को देखते हुए यहाँ पर कंपनी और सोच रही है कि यहाँ पर और प्रोडक्शन किया जाए, और 157 मिलियन गारमेंट्स की यहाँ पे पर एनम की टोटल गारमेंट फैसिलिटी यहाँ पर रीच हो जाएगी। 42 मिलियन की अब और यहाँ पर एडिशन होगा, तो यहाँ से और ग्रोथ आपको आती हुई नजर आएगी, जो कंपनी को वन ऑफ द लार्जेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया बनाता है। इसके अलावा कंपनी की अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूँ तो रॉ मटेरियल में कंपनी बेस्ट ऑफ द कॉटन खरीदती है, ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक है। केपीआर मिल्स स्टॉक की बात करें तो ऑलरेडी स्टॉक ने यहाँ पर करीबन आप देख सकते हैं लास्ट ईयर में अगर केवल ये एक साल का चार्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीबन 120 रुपये के करीबन स्टॉक था, जो अभी ऑलरेडी करीबन 4 गुना हो चुका है। 454 एंड 480 के लेवल को ऑलरेडी टच कर चुका है स्टॉक। बट अभी फिर भी हम मानते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी की अगर लास्ट 5 साल के प्रॉफिट की बात करें तो 19.49% का केगर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पूरी इंडस्ट्री की, तो जो भी इंडस्ट्री में आपको मैं बता दूं कि जो ब्रांडिंग वाले पार्ट में जाता है वहाँ पर जो आपको पीई है जो अच्छा मिलता है। पेज इंडस्ट्री की बात करें 106 का पीई है, 100 से ऊपर का पीई, जबकि केपीआर मिल्स 26 का पीई है। और धीरे धीरे ये जिस तरीके से आगे ग्रो कर रही है, इनका जो गारमेंट वाला जो काम है, जो इनका निटेड वाला जो काम है, वो यहाँ पर और इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा, और वहाँ से यहाँ पर मेरे को लगता है कि और ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। ओपीएम की बात करें 25 से 27% का यहाँ पे है, जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने अभी भी यहाँ पे गाइडेंस दिया है कि ऑपरेटिंग मार्जिन यही सस्टेन होगा, क्योंकि प्राइसेस अप होने से इनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आधे से ज़्यादा माल इनका कैप्टिव कंजम्पशन में जाता है, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथ ही साथ जो ईपीएस है वो आप देख सकते हैं कितना इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। मार्च 21 की बात करें तो 5.41 का था, उसके बाद जून 21 में 4.88। अब यहाँ पर वापस इंप्रूवमेंट देखता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से डिमांड है वो काफ़ी ड्राइव होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी कुछ ज़्यादा पार्ट कवर नहीं करता है, तो आई डोंट थिंक कि द बोरिंग्स इज़ द मेजर कंसर्न। 657 करोड़ की यहाँ पे बोरिंग है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं फिक्स एसेट अगर हम देखें तो वहाँ पे भी लगभग वही सेम रहता है। बट आने वाले टाइम में फिक्स एसेट यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कंपनी नई एक्सपेंशन प्लान कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप साफ देख सकते हैं कि मार्च 21 में कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 280। मार्च 21 में भी, मार्च 20 में भी 283 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। मार्च 21 में 548 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लान किया है। बट जो सबसे एक थोड़ा सा बड़ा कंसर्न है वो है कि कंपनी के जो थोड़े कन्वर्जन साइकिल है वो 180 का है, बट वो ओवरऑल इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है, तो वहाँ पर भी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा नज़र आता नहीं है। बट प्रोमोटर्स की बात करें तो 75% का जो ऑलरेडी स्टेक है वो मेंटेन्ड है। एफआई यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखें डीआईई की भी लगभग 15% की होल्डिंग है। ओवरऑल बात करें तो पब्लिक का जो है केवल 8% का यहाँ पर शेयर होल्डिंग है। बट मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत बड़ी ग्रोथ आपको अपॉर्चुनिटी है जो आपको देखने को मिल जाएगी। अब आ जाते हैं चार्ट एनालिसिस ऑफ केपीआर। कंपनी का वीकली चार्ट मैंने आपके सामने खोला है। आप देख सकते हैं कि कई सालों से, मतलब आप देख सकते हैं 2019 से 2020 तक यहाँ पे कुछ कोई रेंज नहीं थी। मंथली चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो 2008 से जब से कंपनी लिस्टिंग हुई है, आप देख सकते हैं कि कंपनी बहुत टाइम तक एक ही रेंज में रही, उसके बाद से फिर यहाँ पर इस रेंज में रही। 160 का जब लेवल तोड़ा था कंपनी ने, फिर उससे वहाँ से जो आपने रैली देखी है वो करीबन 4x कर दिया है स्टॉक को। फिर भी हम यहाँ पर रिकमेंड क्यों कर रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको वीडियो में बताई कि
डिमांड इज़ ड्राइविंग द फोर्स, डिमांड इज़ द ड्राइविंग फोर्स जो कि यहाँ पर स्टॉक को बनाती है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर इस महीने भी स्टॉक ने यहाँ पे कई अच्छा रेट, वापिस से मैंने वीकली चार्ट फ्रेम डाला है और आप देख सकते हैं कि इस महीने में भी काफ़ी कंपनी ने अच्छा ऑलरेडी रिटर्न दिया है। बट आपको यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा लगता है जो यहाँ पर ये जो रेंज है 400 से 500 रुपये की रेंज है, वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लगता है कि थोड़ा सा टाइम ले सकती है स्टॉक। बट यहाँ से कई गुना पॉजिटिव बनती हुई नजर आती है। जो एक्सपेंशन प्लान आने वाले हैं, जो एथेनॉल का जो चीज़ें हैं वो चेंज होने वाली है। और साथ ही साथ आप देखें वॉल्यूम्स कितना बढ़ चुका है। ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही मैं बताऊं तो वॉल्यूम्स काफ़ी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है और इंप्रूवमेंट काफ़ी नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं अब यहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आती है इस स्टॉक में, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी करीबन 475 जो है वो CMP चल रहा है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरा जो मानना है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 520 रुपये जो है वो यहाँ पे टारगेट 1 होगा। और साथ ही साथ 595 या आपको 600 रुपये बोल देते हैं, 600 रुपये टारगेट 2 होगा। तो ये दो टारगेट्स हैं जो तो आएंगे आपकी फटाफट से। रिसेंट आपको एक या दिवाली या मतलब दिसंबर तक आप मान सकते हैं, दिसंबर तक के मैं टारगेट्स दे रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो ये 400-500 वाली जो रेंज है इसमें थोड़ा सा स्टॉक मूव कर रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये अभी आप देखेंगे ना तो ये अभी रिसेंटली ब्रेक हुआ है, बट वॉल्यूम्स इतना पिकअप नहीं किए हैं। जब ये वॉल्यूम्स पिकअप करेंगे तो ये 500 वाला जो लेवल है ना, 475 से 500, ये एक बाइंग रेंज है। और जब ये 500 को एक अच्छे वॉल्यूम बार के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो अब यहाँ पर आपको ये दो टारगेट्स फटाफट से अचीव होते हुए नजर आएंगे। ये चाहे तो एक महीने में भी आ सकते हैं, एक वीक में भी आ सकते हैं, और साथ साथ आपको ये फटाफट से रिटर्न आपको देखना है तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं जब 500 का लेवल क्रॉस हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर करीबन आपको फटाफट से ये रेंज देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके दो लेवल्स हो गए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर क्या टारगेट्स हैं? तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बाई करना है 500 में, वही ये 500 की रेंज है। 500 रुपये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट होता है तो 500 पे रेंज करना है। और आज अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा अपमूव मिला है, देखने को मिला है। और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी और आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो 500 रुपये आपको रेंज रखनी है और 500 रुपये के बाद जैसे ही अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो अब यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। और उसका जो टारगेट होगा, जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, मतलब करीबन आपको 1 या 2 साल तक देखने को मिलेगा, वो है करीबन 1000 रुपये का टारगेट जो आपको यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। और ये टारगेट 6 महीने में भी अचीव हो सकता है जिस तरीके की डिमांड आ रही है। क्योंकि देखो 30% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट का जो था वो यहाँ पर इंडिया, वियतनाम, इस तरह की कंट्रीज़ में आएगा। इंडिया के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है ये ग्रोथ करने की। PLI स्कीम बेनिफिट है, मेगा पार्क्स आने वाले हैं। और साथ ही साथ KPR मीन्स एक बहुत ही यूनिक एडवांटेज के साथ तमिलनाडु में ट्रेड करता है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई इशू होने वाला है। प्रमोटर्स अच्छे हैं, पूरी ड्राइविंग फोर्स अच्छी है। तो KPR मिल्स इज़ वन ऑफ द अपकमिंग और मल्टीबैगर हो सकता है यहाँ से भी। ऐसा नहीं है कि स्टॉक भाग चुका है तो अब यहाँ पे उसमें कोई ग्रोथ नहीं बची। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच विल ड्राइव नाउ KPR मिल्स। तो ये हमारा अभी के टेक्सटाइल स्टॉक में पहला स्टॉक हमने रिकमेंड किया, KPR मिल्स। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपना ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको लगता है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।